चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के इस आयोजन में आए हुए आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं और जो आयोजक हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया और इतिहास से रूबरू कराने का एक मौका दिया। मैं पेशे से इतिहासकार हूं और जब किसी व्यक्ति को ऐसे जगह पर बुलाया जाता है जो कि पेशे से इतिहासकार होता है तो उसके लिए यह सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं होता है और मैंने उसी मौके का आज फायदा उठाया। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं, पिछले 19 सालों से मैं इतिहास जो है पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। पिछले 8 सालों से इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। कम से कम मेरे पास 10,000 किताबें होंगी, लेकिन उनमें कहीं पर भी सिरपुर का जिक्र नहीं है। ये हैरानी हुई जब आज हम लोग घूमने निकले, तब पता चला कि कितनी बड़ी विरासत यहां पर मौजूद है। हजारों साल तक जिंदा रहने वाला एक शहर इतिहास की किताबों से बेदखल कर दिया गया, इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। जब सुबह मैडम हम लोगों को लेकर के गई तो सबसे पहले उन्होंने हमें ये जो पोर्ट था वो दिखाया, बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं। हैरानी की बात यह, उस पूरे कंपाउंड को एक मंदिर बनाया हुआ है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि कुछ जगहों पर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सही सलामत हैं, लेकिन उसी मंदिर में एक जगह है जो स्तूप का हिस्सा है, उसके ऊपर 3 पट्टियां पोत दी गई और उसे शिवलिंग बना दिया गया है। ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है। हमारे साथी डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा, महात्मा फूले का जिक्र करते हुए कलम कसाई। कौन लोग थे जिन्होंने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की? कौन लोग थे जिन्होंने उस इतिहास के ऊपर एक बड़ी चादर डालने की कोशिश की? ये वही लोग हैं जो आज भी यही काम कर रहे हैं और बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। जब हम लोग, आप साजिश को समझने की कोशिश कीजिए, जिसका नाम लक्ष्मण मंदिर के नाम से जो दर्ज है, उसकी जब पट्टिका आप पढ़ेंगे तो पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, लेकिन 2 लाइनें जैसे ही नीचे आती हैं तो उनके पिताजी का नाम जिक्र वहां पर लिखा हुआ है हर्ष गुप्त। लेकिन साजिशन लक्ष्मण के साथ से गुप्त हटा दिया गया, लक्ष्मण के साथ से गुप्त हटा दिया गया। और हमारे साथी अभिषेक बैठे हुए हैं, वहां कुछ लोग बाहर से दूर दराज से आए हुए थे वहां घूमने के लिए। वो देख करके जब जा रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि भाई क्या सोच करके यहां आए हो? तो कहा, यहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहां पर मणि मिलती थी और यहां पर जो है काला हीरा है, काला हीरा। एक पूरे का पूरा जिंदा इतिहास जिसे माइथोलॉजी में लोगों के जहन में कुछ और भर दिया गया। हम लोग जब यहां सिरपुर में खड़े होकर के ये पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में बात कर रहे हैं, उसी समय पर वहां पर काला हीरा और मणि के नाम से एक दूसरी कहानी चलाई जा रही है। उस मंदिर के पीछे एक म्यूजियम है। हम शुक्रगुजार हैं, हमारे साथ में नंदेश्वर जी थे और उन्होंने बहुत बारीकियों से हमें बहुत सारी चीजें बताई। उस संग्रहालय में जब सीधे आप जाते हैं तो एक बड़ा सा एक घेरेबंदी की हुई है और वहां पर आप जाते ही देखते हैं कि एक शिवलिंग है।
एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, नीचे योनि का वो पूरी आकृति है और ऊपर शिवलिंग बनाया हुआ है। और नंदेश्वर जी ने मजाक करते हुए कहा था ये 5000 साल पुराना है। पर फिर उसकी परत खोलते हुए कहा कि ये जो नीचे चबूतरा बनाया है, इसमें जिसे योनि बताया जा रहा है, ये सीमेंट का बनाया हुआ है। जब म्यूजियम बना है तब इसमें इसको ऐड किया गया था। और जिसे ऊपर शिवलिंग बताया जा रहा है, उसमें चारों तरफ महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जिसे बाद में वहां पर जोड़ करके अब पूरा का पूरा उसको ये कर दिया गया। इसी तरह से जब हम बिहार के सामने जाते हैं, तीवरपुर बिहार के सामने जैसे ही हम जाएंगे, तो जिसे मंदेश्वर जो है मंदिर का नाम दिया गया, एक बड़ा सा कंपाउंड है। उस पूरे कंपाउंड को जाकर के जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसको देखना जब शुरू करेंगे, तो पता चलेगा कि बहुत सारा इतिहास वहां पर दफन है, बहुत सारी लिपि वहां पर है, बहुत सारे पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत सारी चीजें वहां लिखी गई हैं। लेकिन दिक्कत यह हुई कि उनको कभी भी व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा गया, और उसका खामियाजा यह हुआ कि उसे भी मंदिर का कंपाउंड डिक्लेयर कर दिया गया। सिरपुर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम आज से अगर बात करें लगभग 3000 साल पुरानी और कहीं 2500 साल पुरानी, जब जनपदों का दौर है, उसमें महाकौशल जनपद की यह राजधानी है सिरपुर, जिसे लोगों ने जो साजिशन हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए हैं, उन्होंने इसे श्रीपुर किया हुआ है। और उन लोगों ने खेल ये किया कि उसको दफन करने की कोशिश की। लगभग 700 साल का इतिहास अगर आप उसको चरणबद्ध तरीके से देखेंगे, तो सबसे पुराना आर्किटेक्चर दिखेगा आपको, जिसे बाजार का हिस्सा हम लोग कहते हैं, पत्थर ही पत्थरों पर बना हुआ है। उसके बाद दूसरा दौर है जहां पर कि आप ईंटों का इस्तेमाल देखते हैं। उसके बाद एक तीसरा दौर आता है जहां पर कि लोहे की कीलों से जो है पत्थरों को जोड़ा गया। 3 अलग अलग दौर हैं जो सिरपुर की कहानी बयां करते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल मैनर में देखेगा, जो इतिहास का जानकार होगा, वो बताएगा कि ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट रही है। महानदी के किनारे पूरा का पूरा एक व्यापार का केंद्र है, जहां पर धातुओं को गलाया जा रहा है। जिस जगह पर कहा गया है यहां मूर्तियां मिली थी, सोने की मूर्तियां मिली थी, ये वो जगह है। अगर हम लोग देखें तो इस देश में जितनी जगहों पर खुदाई हुई है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जितनी जगह पर की है, इतिहासकारों ने जितनी जगह पर खुदाई की है, इतनी सारी चीजें एक जगह पर किसी भी साइट पर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, और उसके बाद या सिरपुर पर वो चीजें मौजूद है। लेकिन खेल क्या है? खेल यह है कि उसको पूरी तरीके से मिटाया जा रहा है। पूरी बुद्धिस्ट साइट को जैसे इधर देखेंगे तो पता चला कि एक दूसरा ही रंग दिया जा रहा है, भगवा कलर में पोत दिया गया, झंडे लगा दिए गए हैं, और झंडे लगा करके एक नए तरीके से उसको जो है अप्रोप्रिएट किया जा रहा है, उसको जो है कब्जा किया जा रहा है। और इस साजिश को हमें समझने की जरूरत है। साथियों, सिरपुर के साथ साथ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि सिरपुर वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध भी कभी आए थे। और जिस जगह पर महात्मा बुद्ध आए हैं, उस जगह को जिस तरीके से अबेंडन छोड़ा हुआ है, जिस तरीके से उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, यह सच में हमारे लिए सोचने वाली बात है, चिंताजनक स्थिति है। अगर किसी दूसरे देश में यह स्थिति होती, कोई दूसरे देश में इस तरीके की विरासत होती, तो शायद वो देश उस विरासत के नाम से दुनिया भर में जाना जाता। हमारे प्रधानमंत्री आज लुम्बिनी गए हुए हैं, उन्हें सिरपुर आना चाहिए था। वो ज्यादा बेहतर तरीके से बुद्ध को जी पाते, बुद्ध की शिक्षाओं को समझ पाते, और इतिहास के करीब जा पाते, और वो पहचान पाते कि इस देश में कैसे उनके लोगों ने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। उन्हें लुम्बिनी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जरूरत थी कि वो सिरपुर आते, लेकिन वो नहीं आएंगे।
क्योंकि यहां पर बुद्ध के मानने वाले लोग जो हैं उनसे सवाल करते हैं, और जब वो विदेश में जाते हैं तब उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। उसी बुद्ध के नाम पर वो अपनी जो है इमेज चमकाने की कोशिश करते हैं, और जो उनके पाप हैं उन पापों को ढकने की भी कोशिश करते हैं। उनको जरूरत थी कि वो नेपाल में जाकर के कहें कि उनके लोग मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके जो है भगवा लहरा रहे हैं। वो जाकर के कहते कि इस देश के दलितों के खिलाफ उनके लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियार उठाए हुए हैं। वो जाकर के विदेश में कहते कि उनके लोग, उनकी सरकारें इस देश के आदिवासियों के खिलाफ बुलडोजर चला रही है, इस देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर चला रही है। लेकिन वो जाकर के ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो अपने आप को विदेश में बुद्ध के नाम से जानना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। वो कतई अपनी हकीकत को नहीं बताना चाहते। इस चीज को भी हमको भी समझने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध दर्शन है, विचार है, एक आइडिया है, और इस आइडिया को आगे ले जाते हुए वो कहते हैं, महात्मा बुद्ध का एक जगह जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है, एक दफा उन्होंने एक कहानी बताई कि कुछ ब्राह्मण लोग महात्मा बुद्ध को यज्ञ का महत्व समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि यज्ञ कितनी जरूरी चीज है, उसके कितने फायदे हैं, कितनी बढ़िया चीजें हैं। और उसके जवाब में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ है तो सबसे बड़ा यज्ञ यह है कि आपके राज्य में जो किसान है, जो खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आप बीज प्रोवाइड कीजिए ताकि वो खेती बेहतर ढंग से कर सके और आपके देश में, आपके राज्य में खुशहाली ला सके। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर किसी यज्ञ को आप मानते हो तो व्यापारियों को उतनी पूंजी जरूर दी जाए जिससे कि आप अपने राज्य में व्यापार कर सके, खुशहाली ला सके। वो यज्ञ के महत्व को स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं कि अगर आप यज्ञ का महत्व जानना चाहते हैं तो आपके यहां जो काम करने वाले लोग हैं, जो कमेरा लोग हैं, उन लोगों को आप वेतन दीजिए, उनको आप मजदूरी दीजिए, और तभी जो आप यज्ञ जिसकी बात कर रहे हैं, जिस तरीके का पाखंड आप फैला रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और असल यज्ञ यही है, और इसी के जरिए आप अपने देश में, अपने राज्य में खुशहाली स्थापित कर सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं। और आज के दौर में क्या है? आज के दौर में महात्मा बुद्ध की इन शिक्षाओं के खिलाफ काम हो रहा है। जिस व्यापारी को पूंजी देने की बात महात्मा बुद्ध ने कही थी कि इतनी पूंजी दीजिए जिससे कि उसका व्यापार चल सके, लेकिन आज के दौर में हो ये रहा है कि पूंजीपतियों के हवाले पूरा देश कर दिया गया है, और छत्तीसगढ़ से ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों का जिक्र हमारे साथी ने किया। 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन जो डिपार्टमेंट था उसको दिया गया था बिजली बनाने के लिए, वो यहां की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने मिलकर के अडानी को दे दिया। 2 हफ्ते पहले अडानी ने वहां जंगल काटने शुरू कर दिए, और हमने देखा कि पूरे देश में जब महामारी थी, पूरे देश में जब बहुत लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, लोग अस्पताल के लिए तरस रहे थे, तब अडानी की पूंजी में इजाफा होना शुरू होता है और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में जा शामिल होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में जहां किसानी की बात कही गई, वहां आज आप देखिए कि किसानों की क्या हालत है। उन्हीं किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए, उन्हीं किसानों की जो फसलों का दाम नहीं देने के लिए इस देश में 3 फार्म लॉज लाए गए, 3 कानून लाए गए, और कहा गया कि आपको ये खेती किसानी से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, इसे इन पूंजीपतियों को बेचना होगा।
किसानों ने 1 साल तक लड़ाई लड़ी, 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए और उन्होंने अपना हक वापस छीन लिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बैकडोर से फिर से उन्हीं किसानों को तबाह करने के लिए सरकार लगी हुई है। महात्मा बुद्ध वेतन की बात कर रहे हैं, मजदूरों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं, मजदूरी देने की बात करते हैं। आज देख लीजिए, इस देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी है इस देश में कि उन्हें रोजगार मिलेगा। ये बताता है कि हमारे देश में जो निजाम बैठा हुआ है, वो निजाम हमारे देश के लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। बुद्ध के मानने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ काम कर रहा है। उनको शोषण के एक चक्र में डालने की कोशिश वो कर रहा है। और इसीलिए हमें बुद्ध को फिर से याद करने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध कुछ चीजें और भी कहते हैं। ईश्वर को लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यहां पर एक सर्वशक्तिमान को क्रिएट कर दिया है, उसे बनाया है। उसके बारे में कहते हैं कि वही सब करता धरता है, सुख भी वही दे रहा है, दुख भी वही दे रहा है। उसके साथ साथ वही जो है सृजक है, वही संहारक है। महात्मा बुद्ध इसको डिनाई करते हैं, उसको खारिज करते हुए वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो सुख देने वाला है और दुख भी दे रहा है, तो इस देश के जो लोग हैं उनके दुखों का कारण भी वही है। वही इस देश के लोगों को दुख दे रहा है। और वो कैसा है ईश्वर है जो इस अपने लोगों को दुख देता है। वो कहते हैं कि दुख का कारण वो नहीं है जिसे कुछ लोग ग्रंथों से बता रहे हैं। दुख के कारणों को वो बताते हैं कि दुख का कारण है और वो यही जमीन पर है, समाज के बीच में मौजूद है। और जो व्यक्ति दुख हो रहा है, जो दुखी है, उसका अपना एक कारण है। मुझे कहीं चोट लगती है तो वो चोट लगने का एक कारण है। वो उस चोट के निवारण की बात करते हैं। और बुद्ध ने जिस बात को कहा, जिस खूबसूरती से कहा, कारण और निवारण की इस बात को, दुख को खत्म करने की बात को, 19वीं सदी में महात्मा बुद्ध के जाने के बाद, आप समझिए लगभग 2000 साल बाद यही बात जर्मनी में बैठ करके कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब एक बात कहते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने दौर के कार्ल मार्क्स हैं और कार्ल मार्क्स अपने दौर के बुद्ध, जिन्होंने ईश्वर के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, जिसे सर्वशक्तिमान माना जा रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। ये सारी चीजें जिसे जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं उसको भी खारिज करते हुए वो कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म का मसला है, उन्होंने कहा कि इंसान आया और वो यहीं खत्म हो गया, दफना दिया गया, जला दिया गया, इसी मिट्टी में मिल गया। इसके बाद की कल्पना करना बेवकूफी है, अज्ञानता है। अंधविश्वास के खिलाफ वो लड़ाई छेड़ते हैं और तमाम तरीके के अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं। लेकिन आज के इस दौर में, आज की तारीख में यह देखने को मिल रहा है कि अंधविश्वास को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, हमने पिछले दिनों उसकी कुछ वानगियां देखी थी। आपको याद होगा, कोरोना जब आया था और लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन की जब घोषणा की गई थी, तब कहा गया था कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। 21 दिनों में जो है वायरस जो है 21 दिन तक जिंदा रहता है। 21 दिन तक आप घरों में बंद रहिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। लोगों ने मान लिया। जब 21 दिन मामला नहीं संभला,
फिर कहा गया 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट तक आप जो है लाइटें बंद कर दीजिए, कोरोना खत्म हो जाएगा। लगता है कि कोरोना को अंधेरे में दिखता ही नहीं है, अंधा है कि अंधेरे में खत्म हो जाएगा। और पूरे देश ने देखा कि पूरा देश बत्ती बुझा करके बैठ गया। हमने अपने गली मोहल्लों में देखा पूरा देश जो है बत्ती बंद करके बैठ गया। फिर एक फेज आया जब कहा गया कि अंधेरे से कोरोना नहीं खत्म हुआ, अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो कहा गया कि कुछ बजाइए, थाली चकला बेलन जो भी आपके पास है सब बजा डालिए। लोगों ने टीन बजा डाली, लोगों ने पराते बजाई, सब कुछ बजाया, कोरोना नहीं गया। वो सारे पैतरे उन्होंने अपनाए इस देश में इस बात को टेस्ट करने के लिए कि देखिए आज की तारीख में कितने अंधभक्त मौजूद हैं, कितने उनके जो है फॉलोअर हैं इस तरीके की बातों को मानने वाले। कोरोना का इलाज हुआ, साइंटिफिक तरीके से हुआ, लेकिन हमारे लोगों ने उसमें भी जो है बहुत सारी चीजें खोज ली। महात्मा बुद्ध ने तर्क की बात की, ज्ञान की बात की, विवेक की बात की। तर्क, ज्ञान और विवेक की जब बात की तो उसका मतलब था कि ये देश, ये समाज इन 3 रास्तों पे आगे बढ़ेगा तो बहुत बेहतरीन समाज होगा, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, देश खुशहाल होगा। लेकिन हमने देखा कंप्यूटर विज्ञान ने बनाया और पंडित जी बैठ गए कंप्यूटर से जन्म पत्री बनाने। पंडित जी कंप्यूटर से जन्म पत्रियां बना रहे हैं। हमने देखा विज्ञान से राफेल विमान बना, हमारे रक्षा मंत्री जाकर के उसके बाहर नींबू और मिर्चा बांध रहे हैं। ये विज्ञान का ही था, विज्ञान से समाज को आगे बढ़ना था और हमारे लोग उसको उल्टा वापस ले जाना चाहते हैं कि चलो जहां से शुरू हुई थी कहानी हम वापस वहीं जाना चाहते हैं। विज्ञान ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, लेकिन हमने देखा ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को देखा जब पहली कोरोना की वैक्सीन की जब वो आए, कंटेनर्स आए, जो बॉक्स आए, उसके बाहर भी स्वास्तिक लगा करके पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, उसके आगे भी दिए जलाए गए। वो लोग, हम क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ, वो इसीलिए समझना इसको जरूरी है कि अगर आप इस बात को समझ गए, तर्क को समझ गए, ज्ञान को समझ गए, विवेक को समझ गए, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और इसीलिए वो बीच बीच में ये टेस्टिंग करते होते हैं। वो जानते रहते हैं कि बताओ अभी कहीं लोग बुद्ध की तरफ तो नहीं चले गए हैं। वो इसीलिए ये सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं और इसीलिए सारी की सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन हमें वापस बुद्ध की तरफ जाना होगा, उनकी शिक्षाओं की तरफ जाना होगा। एक बात और जानना बहुत जरूरी है, कर्म की बात बहुत जगह कही गई, जाति की और वर्ण की लगातार कही जा रही थी। उस दौर में कहा जा रहा था कि वर्ण जन्म से तय होगा। महात्मा बुद्ध ने उसको खारिज किया और आप भी सोच करके देखिए उन्होंने क्या लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि संतान की उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है और तमाम इंसानों में हो या जीव जंतुओं में जितना में है, सब में एक साइंटिफिक मेथड है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो मुख से पैदा हुए हैं। आप जाकर के कहीं विदेश में कहिएगा कि हमारे यहां पर कुछ लोग जो हैं मुख से पैदा हुए हैं, सोचिएगा क्या आलम होगा। आप कहिएगा कि कुछ लोग यहां पर भुजाओं से पैदा हो गए, तब आपको पता चलेगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसकी बुद्ध बात करते हैं, ज्ञान और विवेक जिसकी बुद्ध बात कर रहे हैं, वो कितना जरूरी है। आप कहकर के देखिए कि कुछ लोग यहां जंगहों से पैदा हो गए, कुछ लोग पैरों से पैदा हो गए, और तब समझ में आएगा कि बुद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है।
उनकी शिक्षाओं का क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का वर्ण तय होना है तो उसके काम से तय होगा, जन्म से उसका वर्ण तय नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने कर्म पर फोकस किया और हर एक व्यक्ति का जो कर्म था उसके आधार पर उन्होंने उसको बांटा। हमने देखा, सिरपुर में हम लोगों ने देखा, बहुत तरीके का काम यहां पर है। मार्केट प्लेस था जहां पर धातु गलाई जा रही थी। वो एक पेशेवर काम है, एक स्किल का काम है। कुछ लोग वहां धातु गला रहे थे। जहां ईंटें हैं, कुछ लोग होंगे जो ईंटों के भट्टे बना करके या ईंटें पका रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो लोहे की कीलों से जिन पत्थरों को जोड़ा गया वो पत्थरों को लोहे का गढ़ने का काम कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो पत्थर तलाश रहे होंगे। और उसी कर्म की बात महात्मा जो है बुद्ध करते हैं। साथ ही साथ और भी सारी चीजें जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये, महात्मा बुद्ध इस पूरे समाज को किस तरीके से जोड़ते हैं। जिस संघ की बात की जाती है, उस संघ में जहां हम लोगों ने देखा कि तमाम लोगों को, तमाम जो पेशेवर लोग हैं, अलग अलग पेशों में जो लोग थे, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जातियों का नाम यहां पर जिक्र है कि बुद्ध संघ में नाई, भंगी, धीवर, ग्वाला, शिकारी जाति के लोग, लोहार, दास, तमाम तरीके के लोग उस संघ में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्या कहा कि आप पैरों से पैदा हुए हैं, आपकी छाया से हम अपवित्र हो जाते हैं, इसीलिए आप दूर रहिए। उन्होंने इंसान को इंसान मानने से इनकार किया। बुद्ध उन्हें इंसान बनाने की काम कर रहे हैं। वो इस सोसाइटी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी हम लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने राजस्थान के पाली में एक घटना हुई। जितेंद्र मेघवाल नाम का एक नौजवान जो शानदार मूछें रखता था, उसे कुछ लोगों ने मार दिया। कौन लोग हैं वो? वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम भुजाओं से पैदा हुए। हमने ये भी देखा कि एक आईपीएस ऑफिसर को घोड़ी पर अपनी बारात निकालने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक सेना के जवान को अपनी बारात घोड़ी पर बैठ करके निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। वो लोग इस समाज को, इस देश को बांटने का काम करते हैं। महात्मा बुद्ध इस समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हमने ये भी देखा उसी राजस्थान के जालौर में, जहां एक पुजारी ने एक नवविवाहित दंपत्ति को, जिसे उनकी परिभाषा में दलित कहा गया, नीच कहा माना जा रहा था, उसे मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। यह आजादी के 75 साल बाद की कहानी हम बता रहे हैं। संविधान के लागू होने के 75 वर्ष बाद की यह कहानी है, जब यह सब चल रहा है। और इसीलिए बुद्ध को याद करने की जरूरत है। और जब हम लोग बुद्ध को याद करेंगे तो हम पाएंगे कि इंसान इंसान होता है, उसके बीच में और कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग लगातार विभाजन कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए। हमें और भी बहुत सारी बातें जानने की जरूरत है। साथियों, जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं तो ये वो धरती है जहां पर वीर नारायण सिंह इसी छत्तीसगढ़ में जब 1857 की लड़ाई चल रही थी, तो उस लड़ाई में उन्हें जो है तोप के आगे बांध करके उड़ा दिया गया था। जब हम लोग
इतिहास को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमारी जो 90% आबादी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। ये इलाका जहां पर अभी हम लोग हैं, यहां आसपास बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। गोंड आदिवासी यहां पर बहुत सारे हैं। वीर नारायण सिंह उसी समाज से आते हैं। उस इतिहास को भी रिक्लेम करने की हमें जरूरत है। जब हम लोग एक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में 30% आबादी है, 30-32%। क्या उसके बिना आप बुद्ध के सपनों का भारत बना सकते? कतई नहीं बना सकते। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहां शामिल करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप और हम जो इस पंडाल में हैं, उनसे एक कदम आगे निकल आए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं और वो हमारा हाथ थाम करके हमारे बराबर आकर के खड़े, और तभी जाकर के हम बाबा साहब के सपनों का भारत, महात्मा फूले, महात्मा बुद्ध के सपनों का भारत, जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत तभी शायद बना पाए। और मैं आखिरी बात कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। महात्मा बुद्ध एक जगह कहते हैं कि किसी भी बात को इसीलिए मत मान लीजिए कि वो शास्त्रों में लिखी गई। किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि किसी आचार्य ने कही है। किसी भी बात को इसलिए मत मान लीजिए कि वो परंपराओं से आई हुई है। अगर आपको लगता है कि वो बात सही है और मानव समाज के हित में है, तब आप उस बात को मानिए। ये बात महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये उनकी बात है। और जब ये कह रहे हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी वैज्ञानिकता वाली बात है। पूरा का पूरा साइंस, पूरी की पूरी थ्योरी इसी विज्ञान पर टिकी हुई है, ज्ञान और विवेक पर टिकी हुई है। हवाई जहाज से हम लोग आ रहे थे, वो विज्ञान ने बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो बहुत पहले से था। कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारे यहां तो ऋग्वेदिक दौर में इंटरनेट हुआ करता था। कुछ लोग बहुत सारा क्लेम करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो सब लोग झूठे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि विवेक, ज्ञान और तर्क से और विज्ञान से ये समाज आगे बढ़ता। वो विज्ञान था जिसने लोहे को पिघला करके, गला करके एक आकृति दी, जिनके जरिए वो बिहार में जो पत्थर जो है जुड़े हुए हैं। वो विज्ञान था जिसके जरिए उस बिहार की ईंटों को जब आप देखेंगे, उनके जॉइंट्स को आप देखेंगे, तो कहीं पर भी आप गैप नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि एक दूसरे को चिपका दिया गया है, कोई और मटेरियल वहां नहीं है। आज की तारीख में तो हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, गारे का इस्तेमाल करते हैं। वो विज्ञान था जिसने कि बिना गारे और सीमेंट के कोई दूसरे तीसरे मेथड से उन ईंटों को चिपका दिया। वो विज्ञान था जहां उन बिहारों को, जब हम उनकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, साइट को देखेंगे, तो पता चलेगा कि कितनी कारीगरी है, कितनी नक्काशी है, जहां पूरा पत्थर को एकदम 90 डिग्री बहुत शार्पली कट किया गया है। वो विज्ञान है, और उसी विज्ञान की तरफ हमें जाना है, उसी महात्मा बुद्ध की तरफ हमें जाना है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। चलो सिरपुर, चलो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक महोत्सव।